पड़े पड़े लगा उस पे संग और गंध। कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूँगा यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने। जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले। सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जान दे। कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से। जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे। इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से। जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे। इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 13.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। विनीत, स्नेहा, उमेश, श्रुति, फिजा, दिव्या, जीशान, एप्रन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है इस हमारे प्यारे से और सुपर यकीन 2.0 बैच में। और मैं पंकज सिजेरिया आपका पोपू मामा स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी फटाफट से बताइए। बहुत तेजी से चैट चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा यार। अरे भैया बस बस बस, अरे 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 रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? ओ भाई, अब तो अब नहीं पढ़ सकता मैं नाम। अब मैं तो क्या भाई, अब कोई नहीं पढ़ सकता नाम। कैसे पढ़ूं मैं आपका नाम? बहुत 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 नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ आज से होने जा रहा है और बहुत जोरदार तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और नीट में आने वाला एक एक सवाल आप लोग बना के आएंगे और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मुस्कुराकर मेरी शकल याद करेंगे। चलिए भाई, तो शुरू किया जाए आज का सिलसिला। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप सभी लोगों ने सीट बेल्ट बांध लिया है? जल्दी से बता दो, क्या आप सभी लोगों ने सीट बेल्ट बांध लिया है? नमस्ते 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 अंकल। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। अरे दिवाली एकदम जोरदार रही, आप लोगों की भी अच्छी रही होगी। और कल का मैच करके याद करके तो भाई मजा आ गया नहीं? कल के मैच में जो आनंद आया। और कल के मैच से सीखने वाली बात यह है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। एक समय पे तो हिम्मत सबकी टूट गई थी, क्यों, याद है वो पल? तो इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे, वही हमें करना है ना? तो हिम्मत एकदम नहीं हारनी है। बहुत समय है अभी हमारे पास और अच्छे से पढ़ के बढ़िया से रिवीजन करके हम एग्जाम में बैठ सकते हैं। जिसका आपने सपना देखा था कि यार मुझको डॉक्टर बनना है, तो वो दिन आप ये समझ लीजिए आपका इस साल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है और कैसे कैसे हम आगे चलने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए तो शुभारंभ किया जाए, आइए तो शुभारंभ किया जाए। चलिए भाई, तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, क्या क्या साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखो, जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो और वो कौन कौन से लोग थे जिनकी वजह से आज हमें ये पढ़ना पड़ रहा है ना? कई लोग कह रहे हो अरे यार क्यों आए वो लोग? बेटा, अगर वो लोग नहीं आते तो हम लोग आज बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो जो भी साइंटिस्ट थे उनकी जिंदगी के बारे में आज हम जानेंगे और ये समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे, है ना? ताकि थोड़ा सा आपको, देखो लेक्चर पहला है तो थोड़ा समझ लो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, कौन थे वो लोग जिनकी वजह से आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। और आप पढ़ के, आप में से ही हो सकता है भविष्य में कोई साइंटिस्ट बने और वो इन सब दिनों को याद करे कि हाँ यार, इन साइंटिस्ट लोगों की मदद से हम आज साइंटिस्ट बन पाए हैं, है ना? होते हैं कई लोग डॉक्टर बनने के बाद अच्छे रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो हो सकता है आप में से कई लोग उसमें जाएं। तो उनके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं और आप लोगों को भी समझना है और साथ ही साथ हमें एग्जाम को भी फोकस करना है। डिग्रीज वगैरह आज हम कवर कर लेंगे, है ना?
साथ ही साथ आज हम डिग्रीज वगैरह भी कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा एग्जाम का भी मामला आगे चलता रहे। चलें फिर, चलिए भाई, तो जरा समझते हैं इस बात को। कहानी कहां से शुरू हुई, हिस्ट्री की बात करेंगे। आज पहला दिन है ना, तो हिस्ट्री जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हम आज इस नए युग में बहुत आगे बढ़ पाए, है ना। ठीक है, तो जरा समझना, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। कहानी की शुरुआत यहां से होती है और लगभग 200-250 साल पुरानी बातें हैं ये सब, है ना। जब ये आए थे, इन्होंने जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके केमिकल कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करी थी। कंबस्शन के थ्रू इन्होंने पता लगाया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल उस समय। कह रहे सर इतना बेसिक अरे यार पहला दिन है भाई इतना बेसिक तो यार देखो, थोड़ी हिस्ट्री समझ लो, अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो इन्होंने केमिकल कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करी थी और मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं। ऑर्गेनिक की शुरुआत तो देखो बर्जीलियस के थ्रू हुई थी, लेकिन बर्जीलियस ने जिसको मतलब जिसके साथ काम किया था उनमें से लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिनको वो मानते थे और जिनकी वजह से बर्जीलियस कुछ बातें बता पाए थे। और उनके बाद फिर धीमे धीमे और साइंटिस्ट आते गए। हम आपके बारे में, आपको उनके बारे में बताएंगे। लिखना नहीं है हिस्ट्री सुनने के लिए होती है, हिस्ट्री सुनने के लिए होती है। जब लिखने का समय आएगा मैं बताऊंगा, अभी रुको, पहले हिस्ट्री समझ लें, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका और मेरे पढ़ाने के तरीके को आपसे मैच करूंगा और आप धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेवोजियर ने स्टडीज करी थी काफी सारी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के कंपोजिशन के बारे में, है ना। तो लेवोजियर ने बेसिकली स्टोइकोमेट्री के बारे में बहुत कुछ स्टडी करी थी, है ना। इन्होंने स्टोइकोमेट्री के बारे में बहुत कुछ स्टडी करी थी। तो स्टोइकोमेट्री के बारे में इन्होंने स्टडी करी थी लेवोजियर ने। लेवोजियर जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट के साथ साथ एक पॉल्स करके थे, एक और व्यक्ति, उनके यहां पर ये काम करते थे। अब जरा कहानी, अब हिस्ट्री है तो कहानी चलेगी, है ना, हिस्ट्री है तो अब कहानी चलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पॉल्जे करके एक साइंटिस्ट, पॉल्जे करके एक इंसान थे और लेवोजियर जो है उनके यहां काम करते थे, क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक लोग थे वो अपना कुछ काम करते रहते थे और साथ ही साथ जीवन चलाने के लिए भाई पैसे की उनको जरूरत थी, भाई जीवन कैसे चलेगा, तो वो काम किया करते थे, है ना। किनके यहां काम करते थे? पॉल्जे के यहां। और पॉल्जे जिस कंपनी में काम करते थे वो कुछ मेंबर्स की कंपनी थी और पॉल्जे के अंडर में लेवोजियर काम किया करते थे। तो एक समय की बात है, जो पॉल्जे थे उनकी बेटी थी, ठीक है, मैरी नाम था। ये जो है ये मैरी है। तो पॉल्जे की बेटी थी मैरी। तो उस पर्टिकुलर मेंबर जो उस कंपनी के मेंबर थे, उन्होंने पॉल्जे से बोला कि आपकी लड़की की शादी हमारे एक मित्र हैं उनके साथ हम करवाना चाहते हैं। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि उस समय मैरी की उम्र थी मात्र 8 साल और जिनके साथ वो शादी करवाना चाह रहे थे उनकी उम्र थी 58 ईयर्स। और ऐसा उन्होंने मतलब प्रपोजल रखा कि शादी करो, नहीं तो फिर तुम्हें निकाल देंगे कंपनी से। तो पॉल्जे जो थे उन्होंने लेवोजियर से बात की कि यार तुम शादी करो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम शादी करो। और लेवोजियर ने ये सब करने में, मतलब 8 साल की थी मैरी, 5 साल लगा दिए उन्होंने पूरा डिसीजन लेने में कि हाँ शादी करनी है। तो जब मैरी 13 साल की थी और लेवोजियर 28 साल के थे उस समय, तब इनकी दोनों की शादी हुई। और ये भी एक साइंटिस्ट थी, सोचो आप। तो मतलब कहानी समझ रहे हो आप? अरे उस समय हो जाते थे बाल, कह रहे बाल विवाह, अरे भाई उस समय हो जाते थे भाई, 13 साल 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो ये जो है ये लेवोजियर हैं और ये उनकी वाइफ मैरी हैं। और मैरी भी फिर आगे चल के साइंटिस्ट बनी और लेवोजियर के एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद की। कैसे मदद की? लेवोजियर जो भी काम किया करते थे, देखो आप ये टेबल देख पा रहे हैं, ये टेबल देख पा रहे हैं, यहां पर ये इंक है इसमें और ये लिख रहे हैं कुछ। तो मैरी ना इनकी हेल्प करती थी और मैरी इनके जितने भी थीसिस वगैरह हैं और जितने भी काम लेवोजियर ने करे, मैरी उनको लिखती थी, क्योंकि मैरी की राइटिंग बहुत अच्छी थी। मैरी बहुत बढ़िया लिखती थी, है ना। तो मैरी की राइटिंग बहुत बढ़िया थी,
तो मैरी लिक्कर ये सारा का सारा इंटरनेशनल उस समय का जो पार्ट था, इंटरनेशनल पार्ट मतलब जर्मनी उस समय बहुत आगे था, वहां पर यूएस बहुत आगे था उस टाइम पे, तो उन जगहों पर जाकर साइंटिस्ट लोगों के साथ बात करती थी ये, है ना। और लेवोजियर की जो थीसिस वगैरह थी, जो पेपर लिखते थे, उनको ट्रांसलेट करके बाकायदा ये बताती थी लोगों को कि लेवोजियर ने ये किया। तो काफी मदद की इन्होंने लेवोजियर की, और इनकी जितनी भी डिस्कवरीज और जितनी भी इनके इन्होंने बनाए, खोज करी, उन सबको इन्होंने इनकी वाइफ ने इंटरनेशनल मार्केट में लाए। तो सोचो आप, तो इन्होंने इनकी बहुत हेल्प की और ये भी एक साइंटिस्ट थी, आगे चल के ये भी एक साइंटिस्ट बनी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, मतलब ये तो इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन एक समय इनका ऐसा आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1793 में। अब देखो हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है इनका मामला। 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और उस समय इनकी जो कंपनी थी, मतलब इनके जो फादर की कंपनी थी, लेवोजियर के जो ससुर जी थे, जिस कंपनी में काम करते थे, पॉलजे, तो पॉलजे के ऊपर आरोप लगा कि आपने क्योंकि उनकी फाइनेंस की कंपनी थी, तो उन्होंने टैक्सेशन वगैरह में कुछ घपला किया, ऐसा कुछ आरोप लगाया उन पे, और उनको ट्रेडर घोषित कर दिया, और साथ ही साथ लेवोजियर भी उसमें फंसे, और उनको बोल दिया कि यार तुम लोग गद्दार हो। और 1793 में एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों को, लेवोजियर को और उनके ससुर जी को, एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया। और ये काफी दुख बड़ी खबर थी उस समय, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट लेवल के आदमी कहां फंस गए बताओ। इतने बड़े साइंटिस्ट लेवल के आदमी, मतलब उसमें फंसा दिया उनको कि यार तुम ट्रेटर हो। तो ये इनका मतलब थोड़ा सा वैसा पार्ट रहा लाइफ का। लेकिन जब तक इन्होंने काम किया, पूरा भयंकर काम किया इन्होंने, केमिस्ट्री में खूब सारा काम किया, है ना। तो कहानी थोड़ी वैसी है। लेकिन इनके जो डिस्कवरीज थी, इन्होंने जो बताया, उसके बारे में एक साइंटिस्ट और आए। लेकिन उसके पहले आप देखें, इनका एक स्टाम्प जो है 1943 में गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, है ना। फिर इसके बाद आए, जिसके बारे में आपको इंतजार था, बर्जीलियस, जॉन जैकब बर्जीलियस। तो बर्जीलियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मतलब ये मान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी। उन्होंने नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने ही दिया, मतलब कार्बन की केमिस्ट्री जो होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन नाम कहां से आया? ये नाम सबसे पहले यहां से आया, बर्जीलियस ने नाम दिया था ये, है ना, बर्जीलियस ने नाम दिया था ये। और बर्जीलियस ने उस समय एक थ्योरी दी, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वाइटलिज्म, है ना, उसको बोलते हैं वाइटलिज्म। तो इन्होंने वाइटलिज्म की एक थ्योरी दी। बर्जीलियस ने बोला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं वो लिविंग प्लांट और ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं, है ना, प्लांट और एनिमल से बन रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या बोला इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग प्लांट, मतलब जिनमें जान होती है, लिविंग प्लांट एंड एनिमल, इनसे बनते हैं, इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्होंने ही नाम दिया था, जिसको आज तक लिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो। इन्होंने बोला कि मिनरल और गैसेस से बनते हैं ये, यानी कि नॉन लिविंग से बनते हैं, नॉन लिविंग, यानी कि मिनरल एंड गैसेस, ये वाले लिविंग से बन रहे हैं। मिनरल एंड गैसेस। और इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, इन्होंने यह भी बोला। और वाइटलिज्म में, वाइटल का मतलब पता क्या होता है? वाइटल मतलब दैवीय शक्ति। मतलब बर्जीलियस जो थे भाई, उस समय कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो उन्होंने बोला कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं वो कोई अलग ही फोर्स है, ठीक है, कोई अलग ही फोर्स है, दैवीय शक्तियां हैं जो ये बना रही हैं। और उस समय अच्छे साइंटिस्ट थे बर्जीलियस,
ऐसा नहीं कि इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काम किया है, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बहुत अच्छा वर्क किया है, इन्होंने मिनरल्स में भी बहुत अच्छा वर्क किया, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड में भी इन्होंने वर्क किया है। जबकि ये बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी से अपनी डिग्री प्राप्त की थी, बायोकेमिस्ट थे ये। लेकिन उस समय के साइंटिस्ट अलग पागल टाइप के थे, उस समय के साइंटिस्ट बहुत पागल टाइप के थे। डिग्री किसी और में करी है, काम कोई और कर रहे हैं। जैसे आजकल के टीचर हैं हमारे जैसे, डिग्री करी है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये क्या है, ये है दैवीय शक्ति, मतलब ये है शक्तियां। तो अलग ही फोर्स है, अलग ही दैवीय शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रही है ना। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला और ऐसा बोल के इन्होंने छोड़ दिया कई सालों तक। ठीक है, ये इन्होंने बोला था 1807 में, 1807 में इन्होंने बोला था। 79 में तो इनका मतलब ये पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका, है ना। कई जगह आपने देखा होगा 79 लिख देते, वो जन्म हुआ था इनका, लेकिन ये काम इन्होंने जो बोला था वो 1807 में बोला था। तो अब 1807 से लेकर जब ये आगे बढ़े, ठीक है, इनको स्वीडन के थे ये, है ना, स्वीडन के थे, इनको स्वीडन की जो केमिस्ट्री की सोसाइटी थी उनका इनको हेड बना दिया गया। काफी सालों तक इन्होंने वहां पर काम किया, और जब ये काम कर रहे थे तो इनका नाम बहुत हो रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन किया था, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में खोज की थी। तो वही सब सुन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोलर। वोलर भी बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी 1823 में, और वो दौड़ के चले आए बर्जीलियस के साथ काम करने कि हम बर्जीलियस से पढ़ेंगे, है ना, बर्जीलियस के अंडर ट्रेनिंग लेंगे हम। तो वोलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना टीचर किसको माना, वर्जीलियस को। तो आगे की कहानी ऐसे चल रही है कि बर्जीलियस ने ये सब बोल दिया, सब खत्म, अभी अपना काम करने लगे, मेंबर बन गए, सोसाइटी के हेड बन गए, ठीक है। अब वहां पर ये ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, काम कर रहे हैं। 1823 में इनका संपर्क हुआ वोलर से, और वोलर इनको पहली नजर में, वोलर ने जब इनको देखा तो वोलर को इन्होंने बोला कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करोगे, मतलब उनके अंदर इंटेंसिटी थी, वोलर के अंदर कुछ करने की, कुछ नया करने की, है ना। तो फिर बर्जीलियस ने क्या करा, अच्छा ये देख लो 79 में, 1979 में बर्जीलियस, भाई ये 79 में पैदा हुए थे ना, तो 1979 में 200 साल के बाद एक स्टैम्प पेपर इनके नाम पे निकाला स्वीडन की गवर्नमेंट ने। अब बात आती है किसकी, वोलर की, ठीक है। अब ये आ गए 1823 से, 1823 में पहुंच गए थे बर्जीलियस के पास, लेकिन 1827-28 के आसपास की बात है, इन्होंने एक चमत्कार कर दिया, और उस चमत्कार की वजह से आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। इस चमत्कार की वजह से आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इनका चमत्कार यह था कि ये लैब में बैठे हुए थे, वही पढ़ते थे उस टाइम पे, और आप बोलोगे कि सर इन्होंने 27 में ये काम किया, तो 23 से 27 तक क्या किया इन्होंने, 23 से लेकर 27 तक इन्होंने बर्जीलियस जो भी लिखते थे, जो भी उनके पेपर्स वगैरह थे, जैसे लेवोजियर की मदद मैरी करती थी, वैसे ही वोलर जो है बर्जीलियस की मदद करते थे। बर्जीलियस के जितने भी थ्योरीज थी, जितनी भी चीजें थी, उनको ट्रांसलेट करते थे ये जर्मन में, और ये ट्रांसलेट करके, भाई अगर मैं किसी लैंग्वेज में लिखता हूं तो वो सब लोगों तक नहीं पहुंचेगी ना। मैं एक ऐसी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं जब जो साइंटिस्ट लोग जानते हैं उस चीज को। तो पहले जर्मनी वगैरह के साइंटिस्ट बहुत फेमस हुआ करते थे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, वोलर ने जितने भी बर्जीलियस के पेपर वगैरह थे उसको जर्मन में ट्रांसलेट करके वहां के साइंटिस्ट लोगों को दिखाया उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, है ना, क्योंकि अलग अलग देशों में काम चला करता था पहले। तो वोलर जो है वो 1827 में इन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। लैब में बैठे हुए थे, इनके पास था सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, बर्जीलियस के बारे में एक और बात बताऊं। बर्जीलियस ने आज की डेट में आप जो मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेस लिखा करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो कंपाउंड्स का, बर्जीलियस ने दिया था वो। जैसे आज की डेट में आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो H2O, किसने दिया था सबसे पहले, बर्जीलियस ने दिया था। लेकिन ये नहीं दिया था उसने, बर्जीलियस ने H2O का ये नहीं दिया था, बर्जीलियस ने बोला था H2O ऐसे लिखेंगे। पहले ऐसे लिखा करते थे, पहले ऐसे लिखा करते थे H2O, CO2 ऐसे लिखा करते थे। फिर धीमे धीमे साइंटिस्ट लोग और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि नहीं यार बड़ा गंदा सा दिख रहा है, नीचे लिख दो थोड़ा, सब स्क्रिप्ट लगा दो इसकी, है ना। तो ये जो लिखते हो ना 4 यहां पर, इधर 2, ये 2, एक्चुअल में उन्होंने ऐसे बोला था
आज की डेट में हम ऐसा लिखने लगे हैं, वर्जिलियस ने ऐसा नहीं, ऐसा करा था, तो ये वर्जिलियस ने काम किया था, ठीक है। लिखा उसने ऐसा था, बाद में धीमे धीमे और डेवलपमेंट होने, फिर बाकी आगे के साइंटिस्ट लोगों ने बोला 2 को नीचे कर देते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखा करेंगे, अच्छा लगता है। तो वापस आते हैं वोलर की कहानी पर। वोलर ये काम कर रहे थे, बैठे बैठे करते थे साइंटिस्ट उस समय, तो कुछ ना कुछ नया नया। तो यहां क्या हुआ, जो बर्जिलियस को एक्सपेक्टेड था, उसको लग रहा था कि यार सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बनेगा और अमोनियम साइनेट बनेगा। भाई एक्सपेक्टेड यही था, उस समय की रिएक्शन ऐसे ही जानते थे लोग, तो ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। उसने रिएक्शन कराई, हीटिंग करा दी, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन चमत्कार तो ये हो गया कि उसको ये नहीं मिला, उसको ये मिला ही नहीं। उसको पता क्या मिला, उसको मिला, समझिएगा जरा बात को, उसको मिला NH2CONH2। क्या बात कर रहे हो, जी हां, एक्सपेक्टेड ये था, अनएक्सपेक्टेड ये हो गया, यानी कि उसको अनएक्सपेक्टेड चीज मिल गई। उसको मिल गया यूरिया, नाच दो सीओ नाच दो। और जैसे ही उसको नाच दो सीओ नाच दो मिला, टेस्ट वगैरह करा लिए उसने उस समय के हिसाब से जो भी अवेलेबल थे, नाच दो सीओ नाच दो मिला, वो खुद नाच गया और नाचते हुए बर्जिलियस के पास पहुंचा, कह रहा सर मेरी बात सुनो। बर्जिलियस कहते हैं बताओ, कहते हैं सर जो आप कह रहे थे वो सही नहीं है। और यहां बर्जिलियस के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची, उसने वोलर से बोला कैसे, मैंने, भाई उस समय के साइंटिस्ट थे, बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर, वही मानेंगे हम। वो तो जब उनकी थ्योरी फेल हुई, कोई नई थ्योरी आई, तब जाके उन्होंने माना हाँ ठीक है मेरी थ्योरी में फॉल्ट था। लेकिन जब तक उनकी थ्योरी थी तब तक तो वो भाई राजा थे। ऐसी बहुत सारी थ्योरी तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखी है, याद करो, थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड से लेकर कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये जबकि, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो वोलर कहते हैं कि यार ये तो हमारे टीचर हैं, हमारे सर हैं, अब ये तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वोलर की जो बात है, अब बर्जिलियस देखो थे तो टीचर ना, टीचर के लिए ये रहता है कि यार स्टूडेंट ने कुछ बोला है तो यार कुछ सोचते हैं। उस समय तो चलो मना कर दिया, क्योंकि पहली बार कोई चीज हो रही ना, फर्स्ट टाइम अगर तुमसे कोई बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोलो ऐसा कैसे, फिर जब आप उसके बारे में सोचते हो कि अच्छा इसने ये किया है, ये किया, इसको ये मिला है, तो फिर थे तो साइंटिस्ट आदमी बर्जिलियस, तो उसने वोलर को बुलाया, उसने कहा इधर आओ मेरे केबिन में आइए। तो वोलर गए, तो फिर बर्जिलियस ने पूरा डिटेल में पूछा कि तुमने किया क्या। तो उसने बताया कि मैंने ये मिलाया, आना ये चाहिए था लेकिन आ ये गया, और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बर्जिलियस की आंखें खुली की खुली रह गई। बर्जिलियस ने बोला अच्छा, मतलब फिर उसने इन्वॉल्व हो गया वो वोलर के साथ, उसने बोला कि अच्छा मतलब नॉन लिविंग यानी कि इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलें। बर्जिलियस और वोलर आपस में बैठे डिस्कशन करने लगे, कह रहे इसको हम क्या बोलें, ये कैसे हुआ, क्या नाम दें। वाइटलिज्म तो दे दिया था नाम, अब वाइटलिज्म की थ्योरी फेल हो गई, और मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उस समय जर्मनी, यूएस, रशिया वगैरह बहुत आगे थे, उधर तक खबर पहुंचनी जरूरी थी, क्योंकि वो लोग भी, साइंटिस्ट लोग वहां भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उन तक भी खबर पहुंच गई कि यार वाइटलिज्म की थ्योरी जो है बर्जिलियस के स्टूडेंट वोलर ने जो है फेल कर दी, उसने कंपाउंड बना लिया। अब बर्जिलियस बोले कि यार चलो ठीक है मेरी थ्योरी फेल तो हो गई, लेकिन मैं तो टीचर हूं, कुछ ना कुछ तो इसकी हेल्प करूं, मतलब क्या नाम दें। वोलर को नाम समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें, तो बर्जिलियस ने नाम दिया था कि ये है आइसोमेरिज्म। बर्जिलियस ने, देखो बर्जिलियस नाम देने में बहुत माहिर थे, बर्जिलियस नाम देने में, काम करने बहुत माहिर थे, बड़े साइंटिस्ट थे यार, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला आइसोमेरिज्म है ये। उन्होंने बोला इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम का अरेंजमेंट अलग हो गया, इन्होंने बोला इसको मैं आइसोमेरिज्म नाम दूंगा। आइसो मीन्स इक्वल और मर मीन्स पार्ट, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये दोनों पार्ट, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये दो पार्ट हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का नाम बर्जिलियस ने दिया, और वोलर जो है खुश हो गए कि चलो यार सर ने मेरी बात मान ली। फिर जो वर्जिलियस थे
उन्होंने और साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन करना चालू किया, वोलर के साथ में बैठाने लगे कि अब सीखो इनसे कुछ। होते हैं ना टीचर, क्लास का कोई अच्छा बच्चा है ना, और जो बैक बेंचर हैं वो आपस में बिठा देते हैं, इनसे सीखो कुछ। तो ऐसे ही सीखते सीखते बाकी और लोगों ने भी काम चालू करा, वोलर के साथ बैठने लगे, अच्छा चलो और बनाते हैं और बनाते हैं, ऐसे मजा आने लगा लोगों को, क्योंकि कोई नई चीज बन गई ना उस समय। और इतने बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी फेल करना मतलब कोई आसान काम थोड़ी है ना। तो ये काम हो गया, तो ये वोलर ने काम किया था। और जो ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी थोड़ी धुंधली धुंधली सी, इसका एक टिकट जर्मन स्टाम्प पेपर पे मतलब वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। फिर इसके बाद तो चलता रहा मामला। फिर इसके बाद कोलवेज आए, कोलवेज ने CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से कुछ रिएक्शंस करा के एसिटिक एसिड बना दिया, विनेगर वगैरह आप जानते हो, है ना। फिर बर्थलॉट आए, इन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड से मीथेन बना दिया, ठीक है, इन्होंने इथिलीन बना दिया, इन्होंने बहुत अच्छी चीज बना दी उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय एल्कोहल जो है बहुत अलग प्रकार से बना करती थी। फिर उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्कोहल बनाना चालू कर दी उस समय के लिए, है ना। जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी है उस समय की जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी। कोलवेज ने यह काम 1845 में किया था, बर्थलॉट ने 1855 में किया था। तो फिर धीमे धीमे ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते गए। तो ये था एकदम हिस्ट्री इसकी कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। कुछ नहीं लिखना भाई, इसमें से कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पे धीमे धीमे बनते गए, जीवन आगे बढ़ता गया लोगों का, साइंटिस्ट लोग दूसरे लोगों को ट्रेन करते गए। आप सोचो जब पहली बार कोई काम होता है ना, फर्स्ट टाइम, बड़ा टफ लगता है उस समय, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। वोलर को मतलब नानी याद आ गई ये एक्सेप्ट कराने में वर्जिलियस को कि यार मैंने ये काम कर दिया। सोचो, मान ही नहीं रहे थे पहले भाई, लेकिन फिर धीमे धीमे मानना पड़ा। जो अच्छी चीज होती है उसको मानना पड़ेगा आपको, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब ये आ रहा होगा कि सर हिस्ट्री आपने बता दी, सभी साइंटिस्ट का काम बता दिया, कैसे कैसे काम हुआ, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। सर पढ़ क्यों रहे हैं? तो पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको आज की डेट में होनी चाहिए। देखो आप, जितनी जानकारी आपको आज की डेट में होना चाहिए आप खुद से देख लो। कैंडल्स हो गई, क्या होता है उसमें, वैक्स, टेलोस वगैरह, मतलब ये कंपाउंड्स होते हैं। कोल में हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। डिटर्जेंट है अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, सोप वगैरह होता है सोडियम स्टेरेट। तो ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो डॉक्टर बन के आपको क्या पता होना चाहिए, ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। ड्रग मतलब मेडिसिन, वो ड्रग नहीं, मेडिसिन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कुछ और फील्ड में जा रहे हो, डाइज वगैरह हैं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, जब तुम डॉक्टरी करोगे, जब आगे बढ़ोगे, मरीज का आपको इलाज करना, दवाइयां नहीं पता तो क्या करोगे, है ना। पेशेंट का इलाज करना तो दवाइयां नहीं पता तुम्हें, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू, है ना। फैब्रिक्स वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इनका। फूड में फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, BHA BHT, है ना, ये सब। गैसोलीन हो गया, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, वुड हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, लिखना नहीं है ये। लोशन हो गया, याद आ रहा है, सर्दियां आ गई हैं, हाथों में लगा रहे हैं मॉडबॉल हो गई, नेफ्थलीन्स वगैरह की, है ना, वॉशरूम वगैरह में यूज करते हैं ये। नेल पॉलिश हो गया, लड़कियों में खुशी की लहर, नेल पॉलिश, वाह वाह। नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, पता होना चाहिए ना क्या होता है। अब आप तो जाके खरीद लाते हैं, नेल पॉलिश दे दो, नेल पॉलिश रिमूवर दे दो, क्या होता है उसमें ये भी तो पता होना चाहिए। एसीटोन, टॉल्यूमिन वगैरह, है ना। नेचुरल गैसेस हो गई, मान लो कोई गैस की इंडस्ट्री में जा रहा है, उसको जानकारी होनी चाहिए इसकी। पेंट की इंडस्ट्री में कोई जा रहा है तो उसको जानकारी होनी चाहिए। परफ्यूम लगाते हैं, पता होना चाहिए किसका मिक्सचर होता है, पीछे पढ़ लेना उसके। एल्कोहल्स वगैरह होते हैं, इथाइल एल्कोहल ही एल्कोहल नहीं होता, और भी एल्कोहल होता है। प्लास्टिक के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको, अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो। तो बहुत सारे शैम्पू लगाते हैं अपन, है ना, नाम सुना होगा आपने, केराटिन वाला शैम्पू सॉल्वेंट्स वगैरह पता होना चाहिए, विटामिन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत भरी हुई है, लगभग सारे फील्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी हुई है। ये जिससे मैं लिख रहा हूं पॉलीमर, जिस पर मैं लिख रहा हूं पॉलीमर,
समझ रहे हो, जिस कैमरे में देख रहा हूं पॉलीमर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग सब जगह भरी हुई है, लगभग सभी जगह भरी हुई है। कह रहे हैं सर ट्रेस में लगाते हैं हम, डब लगाते हैं। ठीक है। देखो, मुर्गा छाप लगाने वाले डब की बातें करेंगे तो यार ताज्जुब तो होगा ही ना। कह रहे हैं सर लिपस्टिक तुम लगा लेना भाई, इधर आ जाओ। अब आते हैं आगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का, ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का। तो मेनली यहां पर दो कारण दिखाई दिए, मेनली दो कारण दिखाई दिए। पहला, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है और बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो समझ में आया जनता को, वो आया कैटिनेशन। एक एक करके दोनों को समझेंगे। सर ये टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर आप पढ़ के आए हो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से जानते हो, 1s2 2s2 2p2 होता है। क्या ये आपको पता है? क्या ये आपको पता है ना? क्या ये आपको पता है? और अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऐसे खेला करते थे तुम केमिकल बॉन्डिंग में। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है ये, और यही बॉन्ड बना सकते हैं किसी और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। इनको मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ये सारे के सारी चीजें जानते हैं आप, है ना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, ये भी है। और कैटिनेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन अपने ही दूसरे भाई के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अपने ही दूसरे भाई के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, जिसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। और एक फैक्टर और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी होती है ना, 2.5 के आसपास होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतनी बढ़िया होती है कि ये आसपास जितने भी इसके एलिमेंट हैं उनकी भी लगभग कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उनके साथ कंबाइन हो जाता है ये, है ना, ठीक है। तो ये दो मेन कारण थे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी का, ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं सर लिखना है क्या? ना 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 ना, नहीं लिखना, ये आप जानते हैं क्यों लिख रहे हैं, जानते एक कह रहा सर स्मॉल साइज, बिल्कुल। देखो स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल, ये कारण होते हैं बॉन्डिंग का। लिखने की जरूरत नहीं है मालिक, ना 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 ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए। ये पूरी की पूरी कहानी थी, हिस्ट्री थी पूरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे बने, ठीक है, और हम क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानना जरूरी था, और क्या कारण है बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करने का। अब हम आगे चलते हैं और ये बात जानेंगे अब हम कि हमारे लिए अब हम जो यकीन 2.0 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा, ठीक है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम जानेंगे, कैसे लिखते हैं, है ना, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब की जानकारी रखेंगे। कुछ कंपाउंड्स हम धीमे धीमे हमें याद भी हो जाएंगे, टॉल्यूइन किसे बोलते हैं, बेंजीन किसे बोलते हैं, है ना, एसिटिलीन क्या है,
तो ये धीमे 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 हमें याद हो जाएंगे इसमें, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हम सीख लेंगे। इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हम देखो, आइसोमेरिज्म का नाम किसने, वर्जिलियस ने दिया था ना। मतलब क्या बोला था, आइसो मींस इक्वल, मर मींस पार्ट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट। तो हम यहां आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर हैं, आइसोमर्स में रिलेशन क्या क्या है, चेन आइसोमर क्या है, पोजीशन क्या है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पैटर्न पता होना चाहिए। कभी भी लड़ाई में जाते हो, ठीक है, आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता ना, आप डेफिनेटली औंधे मुंह गिरोगे, हार जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से यह कि हमारी इससे लड़ाई है, हमें इसको जीतना है। कैसे जीतना है उसके बारे में पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ोगे, ऐसे ही भागते जाओगे, बिना डायरेक्शन के दौड़ते जाओगे, कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम पीछे क्या क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी गेम खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। भाई कल भारत सेमीफाइनल जीता, कैसे जीत गया? बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, तब जाके जीता है। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा खेलना है, तब जाके आप गेम बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो हमारे जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो यही है। हमारा गेम है नीट का पेपर, और उसको तुम्हें क्वालिफाई करना है किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, है ना। एक झटका पहले खा चुके हो, दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखो पिछली बार तुम पढ़ के झटका खा चुके हो, खाया ना झटका, अब जरा इस बार हमारे तरीके से चल लो, है ना। एक मौका हमें भी दे दो, हमारे तरीके से चल लो, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बात की पूरी गारंटी यहां से मैं दे रहा हूं कि पेपर जब देने बैठोगे, एक एक सवाल आपको दिखेगा, देखा हुआ सवाल मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए। तो आईयूपीएसी के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारी की सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर हम जीओसी पढ़ेंगे। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। नाम तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है। क्या बात है, ये तो लाइन हो गई नाम तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, जीओसी वाली कहानी, केकुले की कहानी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जीओसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे होंगे। और अगर ये तीन चीजें कर ली, ये आपकी, ये समझ लीजिए ये बेसिक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने एक नींव रख दी। आप बहुत बड़ी इमारत बनाने जा रहे हो अपनी, आपने नींव बहुत स्ट्रांग कर ली, तो इमारत आपकी बुलंद बनेगी बहुत, ठीक है। और इमारत जब बनना चालू होगी तो हाइड्रोकार्बन से हम अपनी इमारत बनाएंगे। नींव आपने रख दी भैया, पत्थर रख दिया आपने पहले, अब हाइड्रोकार्बन की पहली मंजिल की इमारत है ये, मतलब पहली मंजिल बन गई उस इमारत की। फिर हम चलेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर हम चलेंगे एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। ठीक। फिर हम चलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम चलेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक। फिर हम चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी अंत। क्योंकि पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट गया है, तो यहां तक हम पढ़ेंगे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, उसमें जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, वो इनऑर्गेनिक के टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, जो सिल्वर का, लेड का, इन सब का टेस्ट है। लेकिन उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट का जो डिटेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो मैं जीओसी के आपको लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका वो पार्ट यहां कवर हो जाएगा। तो सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया सबको, सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया, ठीक। ये थोड़ा समय लेगा हमारा यूपीएससी, आईसोमेरिज्म, जीओसी, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा हम लेक्चर्स लेंगे, इसमें लगेंगे लेक्चर्स अच्छे खासे,
उसके बाद अगर ये अच्छा हो गया तो इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, फिर ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है ना। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स, एल्कोहल ईथर फिनॉल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड डाइजेनियम सॉल्ट और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सिलेबस एकदम क्लियर है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जीओसी के लास्ट लेक्चर में होगा। टॉटोमेरिज्म के इनऑल कंटेंट भी यहीं कराऊंगा मैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, है ना। तो इस तरीके से हम चलने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बढ़िया तरीके से थ्योरी करेंगे। वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे भी कुछ काम करने दो, है ना। तो ये हम कर रहे होंगे। अब आपको क्या, ये तो मेरी तरफ से है, मैंने आपको अपना प्लान बता दिया कि ऐसे ऐसे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी जो भी नोटबुक है उस पर आप सबसे पहले लिखें मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, यह जरूर लिखें। और ये आपके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेक्शन हो। बस फॉलो करते जाना जैसा कहते जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले पेज पर आप लोग ये सभी लोग लिखें मेरा सिलेक्शन होगा। और जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले पहले पेज को खोलें और उसको ये लाइनें पढ़ें। ये बहुत दमदार लाइन है, मेरा सिलेक्शन होगा, ये सबसे दमदार लाइन है। डेली अगर ये देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाएगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा मतलब मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज पर ही, क्योंकि नई कॉपी तो लाए होंगे ना आप लोग पहला दिन है भाई, नई कॉपी तो खुली होगी नई कॉपी तो खुली होगी पहले दिन। तो ये ध्यान रखें मेरा सिलेक्शन होगा, होगा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं वो सुन लीजिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास, देखो अब यहां पर दो प्रकार के बच्चे होते हैं। क्या सर, हमारे पास पहले से नोट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपर वैसे तो हो सकता है पहले से नोट्स को कहीं पढ़ रखा उन्होंने। अगर आपके पास पहले से नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, आपने अच्छे से बना रखे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नोट्स अच्छे हैं, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, रिवीजन करना है, तो जो जो नई चीजें आपको दिखें उसको ऐड कर लेना। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिनको नोट्स बनाना है, उनके लिए मैं बता देता हूं क्या करना है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सबसे पहली आपके पास कॉपी नंबर 1, कॉपियां बहुत बनेंगी अपनी। ठीक है, पहली कॉपी होगी क्लास नोट्स की, जो आप क्लास में लिखेंगे। ठीक है, पहली कॉपी होगी क्लास नोट्स की। अब क्लास नोट्स में कैसे, देखो अब तुम बड़े भी बच्चे हो, ड्रॉपर में हो, तो हम ये मानते हैं कि तुम बड़े हो थोड़े, तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि जो जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं कि लिख लो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लिखनी है वो लिखो। जरूरी नहीं है कि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरा नोट करो। क्लास में आने वाले क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। अगर तुम्हें कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं यार आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, तो उसके लिए तुम्हें होनी चाहिए सेकंड कॉपी। ठीक है, मतलब एक कॉपी जो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये सवाल तो मेरे को फिर से देखना पड़ेगा, तो वो दूसरी कॉपी में लिखना है। तो पहली तुम्हारी क्लास नोट्स की हो गई, इसमें थोड़ा बहुत रफ वर्क भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सुंदरता आपको दिखानी है। आपको अपनी राइटिंग में समझ में आना चाहिए, अपनी भाषा समझ में आना चाहिए। खुद की भाषा तो समझ लेते हो ना आप, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, लेकिन खुद के नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी चीज है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ, है ना। एक कॉपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होनी चाहिए, 1 कॉपी डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, जो आपसे नहीं बने, जो आपसे पहली बार, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, यही तो नहीं कर पाते लोग, यही तो नहीं कर पाते, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है। आलस बोलते हैं इसको जो नहीं कर पाते, है ना। जो आपसे पहली बार में नहीं बने वो लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, और डीपीपीस के साथ साथ में टेस्ट भी इसमें कर लेना, मतलब डीपीपीस के भी क्वेश्चन और टेस्ट के। आप एक कॉपी को यूज कर सकते हो 2 बार। कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपी है, सपोज मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है मेरे पास, तो मैं फ्रंट साइड से डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दूं और बैक साइड से यहां से
मैं टेस्ट के कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही करता था, एक ही कॉपी को दो जगह यूज कर सकते हो, है ना, फ्रंट साइड से। अब बैक साइड में तो आप लोगों ने साइन वाइन कर रखे होंगे अपने तो जिन पेजेस पे साइन है उसको थोड़े से दरकिनार करके जहां से खाली मिले वहां से करना। तो डीपीपीज और टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक ही कॉपी में लिख सकते हो। हाँ, क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप चाहो तो इंक्लूड कर लो, नहीं तो अलग कॉपी बनाओ, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कलेक्ट करके लाते हैं अलग से आपके लिए, है ना। क्लास के जो क्वेश्चन है वो अलग से हम ढूंढते हैं, है ना, हम उसमें डालते हैं जान, ठीक है तो उसके लिए आप अलग कॉपी बनाएं। और एक कॉपी होनी चाहिए आपकी शॉर्ट नोट्स की, और ये आपके खुद के होने चाहिए। हमारी आदत क्या होती है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आप आ गए पीडब्ल्यू में, सर हमें ये भी दे दो वो भी दे दो। देखो, दे तो हम सब देंगे, लेकिन क्या तुम उससे 100% आउटपुट निकाल पाओगे? 100% आउटपुट बहुत कम लोग निकाल पाएंगे दूसरे के नोट से। इसलिए खुद के नोट्स खुद के होने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। एक तो क्लास में तो चलो लिख लिया तुमने, क्योंकि क्लास में तो अपनी चलेगी, क्लास में मामला आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन घर बैठ के जब रिवीजन कर रहे होगे इन क्लास नोट्स का, तो क्या करोगे? चुपके से यहां शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे फॉर्मेट में लिख लो, जो चीजें आप भूल रहे हो दिमाग से। और एक बहुत अच्छा चीज है, आप ना इतना बड़ा चार्ट पेपर चिपका लो। एक और अच्छी चीज बताता हूं, इतना बड़ा चार्ट पेपर चिपका लो, और जब कभी भी आप ना पढ़ रहे हो, बस ऐसे घूम रहे हो घर में, घर वालों को परेशान कर रहे हो, है ना, मम्मी से बोला मम्मी चाय बनाओ फिर हम पढ़ते हैं, तो वो जो समय रहता है थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का, जब आप मतलब घूम रहे हो तो पढ़ाई से पहले, है ना, या पढ़ाई के बाद भी, मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हो बस घूम रहे हो, तो घूमते घूमते क्या करना है आपको? बस आंखें बंद करनी है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मैं जब पढ़ता था तब मैं ऐसे ही करता था, इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। कैसे? ध्यान से सुनना। मैं क्या करता था, आंख बंद कर ली, अब मैंने कोई सब्जेक्ट चुन लिया, आंख बंद कर ली, मैंने सब्जेक्ट चुन लिया केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री का मास्टर इसलिए केमिस्ट्री का होता है, मैंने चुन लिया केमिस्ट्री। अब मुझे पता क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है एल्डोल, मतलब यहां तो आंख खोल के लिखना है आंख बंद करके सोचना है, अच्छा ये एल्डोल याद आ रहा है, अच्छा इसमें क्या होता था, NaOH होता था, क्या होता था, अल्फा H होता था, किसके पास, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास। ऐसे लिख लो और सोचते जाओ क्या याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि ये और ये चेन आइसोमर हैं, चेन अलग अलग है। मुझे याद आ रहा है कि HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ HI से कम है। मुझे याद आ रहा है कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, साइज का ऑर्डर ये होता है। आप समझ पा रहे हैं? आप इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं कि चलो फिजिकल का याद करता हूं, ऑर्गेनिक का याद करता हूं, इनऑर्गेनिक का याद करता हूं, ये कर सकते हो। चार्ट पेपर की जगह आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेना, मार्कर ले आए और डस्टर ले आए एक, उस पर ये काम करते रहें, ठीक है। तो ये आप काम ऐसे धीमे धीमे याद आ सकते हैं आपको ये चीजें, ठीक है। तो ये रिकॉल करने के लिए चीजों को, क्योंकि देखो एग्जाम में जब तुम जाओगे ना, अपना दिमाग लेके जा रहे हो, एग्जाम में अपना दिमाग लेके जा रहे हो, कोई नोट्स और कॉपी लेके नहीं आपको बिठा दिया जाएगा, तो दिमाग में चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देते हैं, क्या, एक कॉपी क्लास नोट्स की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्लास नोट्स के, डीपीपी और शॉर्ट नोट्स, डीपीपी और टेस्ट एक में कर लेना। अब जो क्लास नोट्स वाली तुम्हारी कॉपी है ना, उसको भी अपन बहुत स्मार्टली यूज करेंगे, सुनना ध्यान से। आपके पास मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, इसका 15-20% एरिया नीचे छोड़ दो, 15-20% एरिया नीचे छोड़ दो, ठीक है, 15-20% छोड़ दो। यहां आएंगे मेन नोट्स जो हम लिखेंगे, और यहां लिखवाऊंगा मैं ओपी पॉइंट्स। यहां आपके मेन नोट्स आ जाएंगे इस एरिया में, और यहां ओपी पॉइंट्स। जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, फिनॉल की डिग्री नहीं होती, फिनॉल की डिग्री नहीं होती, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको, जो आपको इस पर्टिकुलर 15-20% वाले एरिया में लिखना है।
ठीक है। तो ये चीजों के लिए आप बस क्या करना, आप 15-20% एरिया यहां पे छोड़ देना। हो सकता है कि कई पेज में 20% एरिया खाली छूटा रहे, तो उसमें आप अपने तरीके से चीजें बना के लिखो। वो इसलिए लिखा गया है एरिया, वो आपका और हमारा एरिया है। मेरा मन करेगा तो मैं लिखवा दूंगा ओपी पॉइंट, जहां नहीं होंगे वो जगह खाली जा रही होगी आप भी लिख लेना। आप कुछ ऊपर वाली जो पेज है उसकी थ्योरी से निकाल के कुछ लिख लेना, है ना। तो ये हम दोनों का एरिया है, ध्यान रखना। तो ये कहानी है, समझ गए। और आपसे चाहते हैं हम कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, और कुछ नहीं। आपसे हम चाहते हैं कंसिस्टेंसी, लगातार लेक्चर देखें, बैकलॉग ना होने दें। पहला लेक्चर था इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। आपकी इच्छा है आप लाइव करें, रिकॉर्डेड करें, ठीक है। आपकी इच्छा आप कहीं से पढ़ें, आप एक्स टीचर से पढ़ें, वाई से पढ़ें, जेड से पढ़ें, डब्ल्यू से पढ़ें। सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचर अपने लेवल पे आपके सिलेक्शन के लिए ही मेहनत कर रहा है, यह बात आप याद रखें। जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है आप उससे पढ़ें। पीडब्ल्यू में पढ़ें या पीडब्ल्यू के बाहर पढ़ें, जहां आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है आप वहां पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सवाल ना पूछें कि कहां से पढ़ना चाहिए कहां नहीं, जहां आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है वहीं से पढ़ना चाहिए। भाई जब हम भी पढ़ते थे हमें लगता था कि यार इन टीचर का हमें समझ में आता, हम उनसे पढ़ेंगे, खत्म बात। तो आपको जिसका भी समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ना चालू कर दें। बस ये ध्यान रखें, एक बार अगर पढ़ना चालू कर दिया तो फिर कहीं इधर उधर ना जाए, आप उनसे ही पढ़ते रहें। क्योंकि ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में ऊपर वाला भी देख रहा होता है ये सब कि अच्छा तुम यहां होशियारी दिखा रहे हो, बताते हुए तुम निपट जाते हैं लोग। तो जहां से भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें। डॉक्टर तुम्हें बनना है, आगे तुम्हें जाना है। बाकी जितने टीचर हैं वो सब यहीं रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। वो तो पढ़ाते ही रहेंगे, अगले साल फिर कोई नीट का बैच आएगा, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके आप टेंशन ना लें, ठीक। तो बस जो भी करें पूरी डेडिकेशन के साथ करें, शिद्दत के साथ लग जाएं, है ना। और ये मान के चलें कि आपका आखिरी मौका है, ये एकदम शिद्दत के साथ लग जाएं। और याद करें ना वो दिन जब आपने सपना लिया था मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार नहीं यार बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी सारी चीजें, मत करो, मत करो भाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत हार्ड है, मत करो, कुछ और काम कर लो। बहुत स्कोप है भाई, इस यूनिवर्स में बहुत स्कोप है। लेकिन अगर आपको लग रहा है जी हां, तो लग जाओ एकदम धुआंधार तरीके से। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हुए, धीमे धीमे बहुत सारे कंपाउंड्स बनना चालू हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी तो है नहीं, लेकिन अब लाखों करोड़ों कंपाउंड आ गए इतने सालों में। तो सोचो कितनी भयंकर डिस्कवरी चली होगी इसकी। तो इतने सारे कंपाउंड आ गए तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके काम के ये तीन हैं: फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास लिखा है C4H10। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो इसको ओपन करके लिख दो। 1 2 3 4 कार्बन है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तुम्हें पता है। तो जहां भी कार्बन का 1 बॉन्ड है वहां 3H लगा दो, जहां 2 बॉन्ड है वहां 2H लगा दो। देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से लिखना चालू कर दीजिए, बस अब आपकी कहानी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां से लिखना चालू कर दीजिए। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने का फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है। कंडेंस फॉर्मूला आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं CH3, इसको लिखना है 3H, है ना। यहां कितने H लगे हैं? 2, यहां कितने लगे हैं? 2, और यहां कितने लगे हैं? 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3। बीच में बॉन्ड दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, है ना। ऐसे लिख देते हैं हम इस तरीके से। बीच में बॉन्ड दिखा दो या नहीं दिखाओ, दोनों चलेंगे। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? ये जो शार्प पॉइंट हैं ये कार्बन होते हैं और इनके H इनके अंदर समाये हुए हैं, H इनके अंदर समाये हुए हैं, ठीक है। H इनके अंदर समाये हुए, ठीक है। तो यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
और थोड़ी सी मैं चाहता हूं हल्की फुल्की, बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज, मैं चाहता हूं कि यार हल्की फुल्की थोड़ी स्पीड में रहें आप, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी स्पीड में रहें, ऐसा नहीं कि बहुत तेज लिख लें, लेकिन थोड़ा आप स्पीड में लिखें। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी की आपको जरूरत जहां पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, आपको बस लेक्चर करने हैं और कुछ नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जरूरत जहां पर पड़ेगी वहां बताऊंगा। एक कह रहा सर कितनी स्पीड, जिस स्पीड से मैं लिख रहा हूं उसका 1.25x, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं तो 1x में समझाऊंगा, आराम से आपसे बातें भी करूंगा, ठीक है, आपको गाइड भी करूंगा, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो बातें सुनते सुनते थोड़ी लिखने की आदत डालो और 1.25x में लिखो। और हो जाए तो चैट बॉक्स में डन जरूर लिख देना, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, मैं पढ़ रहा हूं आपकी चैट, डन लिख देना अगर हो जाए तो। ठीक है, डन है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बॉन्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमसे पिछले साल पढ़े हो सकता है ना, कि सर हमारे पास तो आपके नोट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके पास हो। देखो हर एक टीचर के लिए ऐसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ नोट्स में नई चीजें आती हैं, नए तरीके से आती हैं, है ना, मतलब होता तो एग्जाम वही है, लेकिन समझाने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, या सीक्वेंस में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नोट्स हैं उसमें देख लें, मैंने कौन सी चीज कहां पर पढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लें उसको, है ना। क्योंकि अब जैसे लास्ट ईयर की बात करूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बताया था, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं बताए थे, कुछ अलग तरीके से बताए, तरीके अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो जहां आपको लग रहा है कि हाँ यार ये नेसेसरी चेंज है, वो आप कर लें अपने हिसाब से, है ना। कोई बहुत भारी भरकम चेंज नहीं आता, हर एक टीचर के आप नोट्स देखोगे हर साल के थोड़े अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं, है ना, होते वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हेटेरो एटम को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं जो अभी मैंने लिखा, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से हम बनाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करने हैं, हेटेरो एटम रिप्रेजेंट करना है। सर हेटेरो एटम क्या होते हैं? हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इस टाइप के एटम्स, इनको हमें हमेशा रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है बॉन्ड लाइन में, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन को जिगजैग पैटर्न में बनाना है। तरीका है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है, क्लियर है एकदम। कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी, क्लास को फॉलो करना है, सब हो जाएगा, क्लास को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा ज्यादा बेसिक हो रहा है। बेटा पहला लेक्चर है तो थोड़ा बेसिक से तो चलेंगे ही, कोई चैप्टर है तो उसकी शुरुआत तो बेसिक से ही होती है। कह रहे हैं लेकिन सर आप तो बेसिक के भी बी से भी आगे चले गए। चलिए भाई, अब कुछ एग्जाम्पल है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। एक कार्बन जिगजैग में बनाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, देखो हो गया, देख लो, इधर आ जाओ, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरे यहां पर कार्बन नहीं है अब, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां ऑक्सीजन। लेकिन अगर हेटेरो एटम के पास H है तो उसको बनाएंगे। कार्बन वाले H तो इसके अंदर समा जाते हैं, खो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हेटेरो एटम के वाले H बनाने हैं। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब यहां देखो CHO लगा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं डबल बॉन्ड, और कार्बन के पास एक H लगा है,
ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला एक दो, एक दो, दो कार्बन लेफ्ट साइड, बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर H लगा हुआ है, और दो कार्बन राइट साइड। चेक कर लें जरा, इधर आ जाए, एक दो तीन चार, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब यहां लगा COH, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और इसी के साथ एक ऑक्सीजन और एक H लगा है। इस तरीके से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं। आप बोलोगे सर इसको तुम सीधे भी तो बना सकते थे, लो सीधे बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर गलती से कोई एक डॉट लगाना भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। मान लो डॉट लगाना भूल गए तो भैया ऐसा दिखेगा ये, और ऐसा दिखेगा तो आपको लगेगा तीन ही कार्बन है। जिगजैग में आप डॉट ऐसे बड़ा बना के नहीं भी दिखाओगे ना, जिगजैग में ऐसे बना दोगे ना तो कंफर्म है कि हाँ ये कार्बन है। जितने भी शार्प पॉइंट हैं वो सारे के सारे कार्बन है। जितने भी शार्प पॉइंट है ये सारे के सारे क्या है बेटा, कार्बन है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक, क्लियर है। चलें आगे। और मुझे लग रहा है इस बैच में ड्रॉपर के साथ साथ क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है आपके कमेंट देख के कह रहे हैं सर ऑक्सीजन के साथ H कैसे जुड़ गया। ऐसा ना करें, आप लोगों को भी मौका मिलेगा जब समय आएगा। ड्रॉपर बैच का मतलब होता है 12th के बाद एडमिशन लेना है, उसमें 7वीं 8वीं में एडमिशन नहीं लेना था आपको। आपके लिए हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं, उड़ान है, नीव है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिग्री के बारे में समझते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन। हाँ, मुझे कमेंट देख के लग रहा है ऐसा, तुम्हारे कमेंट देख के ऐसा लग रहा है 6वीं 7वीं से ही आपने तैयारी चालू कर दी है। आपको लगा कि भैया इंडिया का बिगेस्ट बैच है ये, इसमें एडमिशन ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचना सबसे ज्यादा बड़ी गलती है आपकी। सिलेक्शन आपके पढ़ने से ही होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे कोई भी बैच हो आप सिलेक्ट हो सकते हो। आइए जरा डेफिनेशन देख लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की, बहुत आसान है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेटे इधर देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, उसको बोलते हैं डिग्री। बहुत आसान है, आइए जरा। कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बता दीजिए। कई बच्चे बोलते हैं सर आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। बेटा आइसोऑक्टेन ऐसा होता है, इसको बाय हार्ट दिल में बिठा लें कि ऐसा होता है आइसोऑक्टेन, है ना, क्योंकि इसका नाम आइसोऑक्टेन ही है, ठीक है। तो आइसोऑक्टेन में मुझे बताना है डिग्री क्या क्या है। आइए जरा बताएं, ये वाला कार्बन किस किस से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री होगी 1। कितना आसान है। अगला बताएं, ये वाला बताएं, ये वाला बताएं, ये बताएं, ये और ये। चलिए बोलिए, ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, 1 2 3 3 डिग्री। ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, 1 2 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 4 डिग्री। देखिए ये वाला 1 डिग्री, ये वाला एक से ही कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये वाला एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये वाला एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री। चेक कर लें जरा भाई, कोई भी एक कार्बन पकड़ो, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से कार्बन है। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी भी बोलते हैं।
है ना। तो बताएं 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी प्राइमरी कार्बन कितने, पहले तो आप कार्बन बता दें मेरे को। चलिए बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, बोले 1 2 3 4 5। जी सर। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक, ये वाला। 3 डिग्री एक और 4 डिग्री एक। 3 डिग्री कार्बन एक और 4 डिग्री कार्बन भी एक है। क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है? ठीक है। 1 डिग्री कार्बन अगर 5 हैं तो 1 डिग्री एच कितने होंगे, बताओ। 1 डिग्री कार्बन अगर 5 हैं तो 1 डिग्री एच कितने होंगे, काउंट कर लो, यहां से काउंट करो। 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। सर ये 1 डिग्री एच क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं, 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे उसको 1 डिग्री एच बोलेंगे, है ना। तो 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे उसको 1 डिग्री एच बोलेंगे। बताओ 2 डिग्री कार्बन पर कितने एच हैं? 2 डिग्री कार्बन पर ये 2 दिख रहे हैं, आए है क्या बात है। 3 डिग्री कार्बन पर एक ही एच दिख रहा है मालिक, अरे मालिक। और 4 डिग्री एच पी एच के, पागल हो क्या? 4 डिग्री एच कैसे हो सकते हैं, 4 डिग्री एच कैसे हो सकते हैं? अरे भैया जब डिग्री 4 है मतलब 4 कार्बन जुड़े हैं तो एच कहां से आ गया, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है, 5 बॉन्ड कब से बनने लगे? तो 4 डिग्री एच नहीं होते, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक सवाल आपके लिए यहां लिखा हुआ है, बताइएगा, ठीक है। मुझे बताएं आप इसके बारे में, ये बताएं जल्दी फटाफट से, बोले भाई। बोलिए भाई, ठीक, अच्छे। बोलो बोलो जल्दी से बोलो भाई, क्या आंसर आ रहा है? एक कह रहा मिथाइल बेंजीन। बेटा जब नहीं बताओ ना तो मुंह नहीं खोलते भाई। कह रहा मिथाइल बेंजीन। बेटा जब नहीं पता हो ना या नहीं हमने पढ़ा हो तो मुंह नहीं खोलते ऐसे। शांत दिमाग से रहें, धैर्य बहुत अच्छी चीज है जीवन में, है ना। धैर्य बना के रखें। धैर्य से क्या होता है कि जो चीज जिस समय होनी है वो उसी समय होगी, ठीक है। कह रहे मिथाइल बेंजीन। चलिए बताइए जरा, ये वाला इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, देखो देखिए देखिए देखिए, ये वाला 1 2 3 से कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये वाला 1 और 1 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये वाला 1 और 1 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये वाला 1 और 1 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। क्या ये बात सही है? देखिए, चलिए बता दीजिए जरा। 1 डिग्री कार्बन एक ही है सर, 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, 3 डिग्री कार्बन 1, 4 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं, क्यों लिखोगे? आइए 1 डिग्री एच बता दे काउंट करके कितने आ रहे हैं? 3। भाई यहां पर 3 एच होंगे ना भैया। अगर हाइड्रोजन तुमको नहीं दिख रहे हैं मन की आंखों से देखो, अगर हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं मन की आंखों से देखिए। कार्बन से पूछिए आपने कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन बोलेगा भैया हमने तो एक ही बॉन्ड बनाया है, तो तुम बोलोगे तुम्हारे पास 3 एच है, ठीक है। आइए 2 डिग्री में, 2 डिग्री 1 2 3 4 5, हर जगह 2 2 एच होंगे। 2 डिग्री में हर जगह 2 2 एच होंगे तो 10 हो जाएंगे। और 3 डिग्री एच एक ही होगा इस जगह पे, ठीक है। क्यों? सही है ना? सही है, सही है ये बड़े, क्या बात है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है?
क्या बात कर रहे, बहुत बढ़िया। चलिए, लिख रहे हो तो लिख लीजिए, और लिख लिया हो तो बता दीजिए। लिख रहे हो तो लिख लीजिए, और लिख लिया हो तो बता दीजिए। हाँ भाई, डन डना डन 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 डारा, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे, वाह वाह, बस बस बस, तुमने हमारा दिल जीत लो। चलिए, इन सब की डिग्री बताइए लाइन से। इन सब की डिग्री लाइन से बताइए क्या है। बताओ, ये अंकल की डिग्री क्या है, बोलो जल्दी फटाफट से। ये किससे कनेक्टेड है, इनसे, तो इनकी डिग्री क्या है, 1। देखो जरा ध्यान से देख लो, ये किससे कनेक्टेड है, ये अंकल किससे कनेक्टेड है, इन दोनों से, तो इनकी डिग्री क्या है, 2। ये वाले अंकल इन दोनों अंकल से 3 डिग्री, ये वाले अंकल इन दोनों अंकल से, सॉरी ओए 3 क्यों लिख रहा हूं, कौन है जो 3 लिख रहा है, अंकल की डिग्री 2 है, ये वाले 2 डिग्री, अपने अंकल 2 डिग्री, अंकल जी 2 डिग्री, ये बड़े अंकल 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों का जवाब एकदम सही है। जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया उन लोगों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लोगों ने इसका आंसर सही कर दिया था? चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया सा सवाल आपके सामने, दिमाग लगाने वाला सवाल आया है आपके सामने। दिमाग लगाने वाला सवाल। जिन लोगों ने अपना आंसर मुझे भेजा है चैट में, हम उस चैट में से 2 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे, मतलब बाहर नहीं, मतलब 2 लाख लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे और उनके यहां पर एक एक केमिस्ट्री की मेडी जी पहुंचा दी जाएगी। उनको पेटीएम कर देंगे, एक एक रसगुल्ला हमारी तरफ से। चलिए, फाइंड द सिंपलेस्ट अल्केन हैविंग, बताएं जरा, मुझे चाहिए सिंपलेस्ट अल्केन। अल्केन के बारे में जानते हो, नाम सुने हो इसका? जी हां जानते हैं सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इतना तो पता ही है। बताओ, प्राइमरी कार्बन ओनली, सिंपलेस्ट अल्केन चाहिए, सिंपलेस्ट अल्केन चाहिए जिसमें प्राइमरी कार्बन। बताओ, दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा, क्या बनाऊं मैं, कैसा बनाऊं? प्राइमरी कार्बन ओनली, प्राइमरी कार्बन। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर मुझे इस कार्बन को प्राइमरी बनाना है। चलो 1-2 सीख लो मेरे से। मुझे इस कार्बन को प्राइमरी बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इससे एक कार्बन जोड़ दूंगा बस, ये। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अगर कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर CH4, तो बेटा CH4 की डिग्री नहीं होती, क्योंकि ये किसी से नहीं जुड़ा ना, नो डिग्री। इसकी डिग्री नहीं होती CH4 की। तो सर क्या बोलेंगे इसको, कुछ तो बोलेंगे। इसकी डिग्री नहीं होती, लेकिन बोलचाल की भाषा में सुपर प्राइमरी बोल सकते हैं, सुपर 1 डिग्री बोला जा सकता है ना। एक्चुअली क्या है, यहां पर हम मान लीजिए H हटाकर OH लगा दें तो मीथेनॉल बन जाएगा CH3OH, तो हम उसको सुपर प्राइमरी अल्कोहल ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो कोई डिग्री होती नहीं है इसकी, लेकिन अगर कोई पूछे नहीं बताओ नहीं बताओ, पीछे पड़ जाए कोई, कहना सुपर प्राइमरी, है ना। तो आप ये बात समझ लो कि आपको जो भी कार्बन बनाना, जैसे प्राइमरी कार्बन चाहिए तो मुझे इस कार्बन को 1 डिग्री बनाना है, यानी कि ये हो गया। अब इसका वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर लो, CH3 आगे हम IUPAC नेम जब पढ़ेंगे तो इथेन बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस बना रहा हूं, है ना। चलिए आइए, सेकेंडरी कार्बन ओनली,
सर सेकेंडरी कार्बन ओनली कैसे बनेगा? दिमाग लगाना थोड़ा सा। सेकेंडरी कार्बन ओनली मतलब सिर्फ सेकेंडरी कार्बन। मान लो मुझे इस कार्बन को सिर्फ सेकेंडरी बनाना है, तो मैं एक कार्बन यहां लगाऊंगा, एक कार्बन यहां लगाऊंगा। आप बोलोगे सर मैंने इसको 2 डिग्री तो बना दिया, लेकिन ये वाला और ये वाला तो 1 डिग्री हो गया, यानी कि ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता भाई। क्यों? मुझे यहां सवाल को ध्यान से पढ़ो। सेकेंडरी कार्बन ओनली लिखा है अंकल, तो ये सेकेंडरी कार्बन ओनली थोड़ी है, इसमें तो 1 डिग्री भी आ रहे हैं, यानी कि अल्केन में साइक्लो अल्केन में जाना पड़ेगा तुमको। क्यों? ये वाला सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये सही है। तो साइक्लोप्रोपेन लेना पड़ेगा। काफी लोग आंसर एकदम सही कर रहे हैं, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर ये ले लो। अरे पगले, ये लोगे तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री है, सेकेंडरी थोड़ी है। ये इतना पागल इंसान है, ये सोच रहा है डबल बॉन्ड से डिग्री चेंज हो रही है। मालिक, डेफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। चलो आओ जरा, मुझे मान लो इसको प्राइमरी बनाना है, ध्यान से देखना, इसको प्राइमरी बनाना है, तो मैं इससे एक कार्बन ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये प्राइमरी बन गया। अब मुझे इसे टर्सरी बनाना है, तो इससे एक तो जुड़ा ही हुआ है, मैं बाकी 2 और जोड़ दूं, तो देखो ये हो गया 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो प्राइमरी और टर्सरी कार्बन ओनली है, और बाकी आपको यहां पर क्या करना है, H लगा देना। कैसे लगाओगे? वैलेंसी पूरी H से होगी, 4 होते हैं बॉन्ड कार्बन के, ठीक है, ठीक है। इसका नाम आगे हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आगे की बात है, आईयूपीएसी जब स्टार्ट करेंगे, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है। अगला बताओ, प्राइमरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन ओनली। मान लो मुझे इस कार्बन को प्राइमरी बनाना है, ठीक है, मैं इससे कार्बन जोड़ दूंगा, तो ये प्राइमरी बन गया। अब मुझे इसको क्या बनाना है, क्वाटर्नरी, तो मुझे यहां पर टोटल 4 कार्बन करने पड़ेंगे, ये हो गया। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है अंकिल? अरे अंकिल, क्लियर है ना? ठीक है, काफी लोग तो इतने तेज हैं, नाम लिख रहे हैं। बेटा अभी नाम नहीं लिखना, अभी हमने बताया नहीं ना, आईयूपीएससी मैंने कहां पढ़ाई अभी, ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, जैसे ये वाले आपको करके लाने हैं, ठीक है। यहां भी ये डिग्री वाले होमवर्क है, मैं ऐड कर दूंगा इसमें होमवर्क, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पे करिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी ओनली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटर्नरी, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। 3-4 घर पे भी करो होमवर्क, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलें आगे, आसान है, समझ में आया? डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं? एक कार्बन, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, उससे डिग्री निकलती है, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होती है? अरे है, ये तो बहुत ही आसान है। क्या? इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताऊं कितना आसान है। द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन at which OH group is present, मतलब जहां पर OH लगा है उस कार्बन की डिग्री बता दो। बताओ जरा, जहां पर OH लगा है उस कार्बन की डिग्री बताओ। OH कहां लगा? इस कार्बन पे, तो मुझे बस इस कार्बन की डिग्री बता दो, मुझे बस इस कार्बन की डिग्री बता दो। बताओ, OH इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, यानी कि 2 डिग्री, तो अब मैं इसको बोलूंगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इधर इस वाले कार्बन को देखो, ये 2 से कनेक्टेड है, तो मैं इसको बोलूंगा 2 डिग्री अल्कोहल। समझ गए बात को? बहुत आसान है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, उसको डिग्री ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। है आसान? अरे भैया है आसान, अरे भैया जल्दी बोल दो, चमकिस के नहीं, चमकिस। और बताओ कैसे चल रहा है दिन, कैसा निकल रहा है आज का तुम्हारा? समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो।
ये आपके लिए होमवर्क है, करना आप, है ना। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपको 20% स्पेस में लिखनी है। क्या? ओपी पॉइंट। सुपर प्राइमरी कार्बन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये वाला कार्बन, अगर किसी कार्बन से दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा तो आपके मन में यह फीलिंग आती है, सर ये तो 0 डिग्री होना चाहिए। यही आती ना कि सर इससे कोई और नहीं जुड़ा, 0 डिग्री कार्बन। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने 0 डिग्री नहीं बोला। ऐसा 0 डिग्री क्या होता है? उन्होंने बोल दिया सुपर प्राइमरी बोल दो इसको, 0 डिग्री मत बोलो, है ना। ये बताओ इस कार्बन से कोई कनेक्टेड है क्या? नहीं है, तो ये सुपर प्राइमरी, ये सुपर प्राइमरी, ये सुपर प्राइमरी, है ना। और भी आप बता सकते हो CH3Cl, ये सुपर प्राइमरी। तो ऐसा कार्बन जिससे कोई और कार्बन ना जुड़ा हो, तो वो बेचारा जो अकेला कार्बन जीवन उसकी अकेले निकल रहा है ना, बेचारा जीवन अकेले निकाल रहा है, क्या बोलोगे उसको? 0 थोड़ी बोल दोगे, सुपर प्राइमरी बोल देंगे, कि उसके पास सुपर पावर है कि वो अकेला है। डबल हो जाते तो पावर थोड़ी कम हो जाती है, जानते होंगे आप, ठीक है। चलिए आइए जरा डिग्री ऑफ फिनॉल के बारे में बात कर लें। इसको बोलते हैं फिनॉल। और ये जो गोलू गोलू है ना, गोलू गोलू का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये जो गोलू गोलू है इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम आगे समझेंगे जीओसी में, है ना। ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात बराबर है। इसको मैं हाइब्रिड बोलता हूं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आगे हम समझेंगे। तो डिग्री ऑफ फिनॉल की अगर बात करें तो यहां लिखेंगे PHK। होती ही नहीं है होती ही नहीं है। डिग्री ऑफ फिनॉल होती नहीं है, ठीक है। फिनॉल की डिग्री होती नहीं है। फिनॉल अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, इसलिए तो चैप्टर का नाम होता है एल्कोहल ईथर फिनॉल, याद करो। तो ये बहुत अलग प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। इसकी रिएक्शंस, एल्कोहल की रिएक्शंस अलग अलग प्रकार की होती हैं। हां, कुछ रिएक्शन कॉमन होती हैं OH ग्रुप की वजह से, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो डिग्री होती नहीं है PHK। ये हैं आपके ओपी पॉइंट्स, लिख लें जरा 20% वाले हिस्से में। हाँ भाई, ओ भाई समझ में आया क्या? PHK क्या है? PHK वही है जो तुम हो। एक कह रहा है सर होमवर्क करना भूल जाते हैं, क्या करें? बेटा अगर होमवर्क करना भूल जाते हो ना तो सिलेक्शन भी भूल ही जाओ, क्या करें? चलें आगे। ये बीच में जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके आते हैं ना कि सर PHK क्या है, शुरू से देखा करो लेक्चर। आइए जरा डिग्री ऑफ हल्लूजन। डिग्री ऑफ हल्लूजन क्या होती है? द डिग्री ऑफ कार्बन, बस डेफिनेशन ध्यान रखें, काम हो जाएगा। द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन X इज प्रेजेंट। हेलोजन इज प्रेजेंट। हेलोजन जानते हैं? अरे जाने हो हेलोजन को कभी? FClBrI, इनको बोलते हैं हल्लूजन। तो बताओ ये कौन सा हेलोजन है? इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इन कार्बन की डिग्री बता देंगे। बताइए इन कार्बन की डिग्री क्या है, बताइए। तो एक और एक 2 कार्बन से कनेक्टेड है ये, यानी कि 2 डिग्री क्लोराइड बोल दूंगा मैं। ये बताइए, ये भी 2 से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री ब्रोमाइड बोलूंगा। Cl के लिए क्लोराइड और Br के लिए ब्रोमाइड लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। एक कह रहा मेरी ऑर्गेनिक मुलायम है। क्यों भाई, ये कैसा स्टेटमेंट दिया है तुमने? ठीक है। एक कह रहा है कि सर फिनॉल की डिग्री क्यों नहीं होती? बेटा फिनॉल की डिग्री इसलिए नहीं होती, आपको देखने से ऐसा लग रहा OH इस कार्बन से जुड़ा है तो सर ये 2 डिग्री फिनॉल होना चाहिए। बेटा फिनॉल अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है।
जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, वैसे फिनॉल अपने आप में ऐसा 1 डिग्री फिनॉल, 2 डिग्री फिनॉल, 3 डिग्री फिनॉल ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, ध्यान दीजिएगा जरा यहां पर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम को हम बोलते हैं क्या? डिग्री। कैसे? नाइट्रोजन से ये जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़े हैं नाइट्रोजन से? एक, तो ये 1 डिग्री अमीन है। यहां बताओ, नाइट्रोजन से एक और एक 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री अमीन है। और यहां पर नाइट्रोजन से अंकल 1, 2 और 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री है। और यहां नाइट्रोजन से 1, 2, 3, 4 जुड़े हैं तो ये 4 डिग्री है। लेकिन ये कोई अमीन नहीं है क्योंकि यहां कैटायन बन गया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बनाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो ये होता है 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। क्या होता है? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये कैटायन है तो इसके साथ कोई ना कोई एनाइन जुड़ा होगा, सॉल्ट है ये, तो हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्वार्टर। सर्दी इतनी हो गई क्या बताऊं। हाँ भाई, हाँ भाई, चला जाए आगे। कार्बन से, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन चेक कर लो। ठीक है, चला जाए। सर्दी हो गई क्या करूं, इतनी सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। चलें आगे। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लासिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं। डिग्री वाला पोर्शन खत्म है, अब आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क आप करना। ठीक है बेटे, आइए इधर चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जरा एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होता है। एनसीईआरटी की टेबल है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पर नजर डालें तो एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड होते हैं और साइक्लिक या क्लोज चेन वाले या फिर रिंग कंपाउंड बोलते हैं। 2 प्रकार के, ओपन चेन और क्लोज चेन। अगर मैं क्लोज में चलूं तो होमोसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक मतलब कार्बन ही कार्बन होंगे रिंग में, जिसको मैं कार्बोसाइक्लिक बोल सकता हूं। और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाएगा तो हेट्रोसाइक्लिक होता है। फिर सुन लीजिए, ओपन चेन होते हैं, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ओपन चेन दिखते हैं, क्लोज दिखते हैं। अब क्लोज में कैसे? कार्बन कार्बन ही हो रिंग में, या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। ठीक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूंगा। एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें आपके पास कार्बन की चेन हो लेकिन एरोमेटिक ना हो। दूसरे वाले क्या होते हैं? एरोमेटिक। सर एरोमेटिक में कैसे दिखते हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड दिखते हैं, और यहां पर नॉन बेंजीनॉइड। तो ये एक जस्ट क्लासिफिकेशन है, मैं आपको कुछ कंपाउंड लिख के बता रहा हूं। जैसे एरोमेटिक में बेंजीनॉइड बता रहा हूं। बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन होगा और इसके भैया और दीदी होंगे। कैसे? बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है। 3 रिंग आ जाए, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन वगैरह। ये हम आगे एरोमेटिसिटी जब पढ़ेंगे ना, तब जाके डिटेल में और भी ऑर्गेनिक के एरोमेटिक कंपाउंड लिखेंगे। नॉन बेंजीनॉइड में जैसे ये 7 की रिंग हो जाए और ये 5 की रिंग हो जाए, इसको एजुलिन बोलते हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड धीमे धीमे जब हम जीओसी में एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहां आप ये समझ लोगे। सर ये एलिसाइक्लिक कैसे होते हैं? एलिसाइक्लिक होते हैं कार्बन कार्बन ही कार्बन लेकिन एरोमेटिक ना हो।
3 4 5 6 की रिंग। हेट्रोसाइक्लिक कैसे होते हैं? कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, है ना, सल्फर आ जाए। आप बोलोगे सर हेट्रोसाइक्लिक में भी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के ये वाले कौन से हैं? एलिसाइक्लिक। हेट्रो में ये एली वाले हैं, और हेट्रो के एरोमेटिक हो सकते हैं, जैसे पायरोल वगैरह हो जाए। तो इसकी ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। जैसे फ्यूरन हो जाए, ये मैं आगे आपको वैसे भी एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊंगा। एलिसाइक्लिक या ओपन चेन ऐसे दिखते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे जो भी कंपाउंड्स आप देखते हो, ये हो गया ओपन चेन वाले, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके बारे में आपको अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीमे धीमे हम जब कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक में, IUPAC लिखे, आप खुद ही समझ जाओगे ओपन चेन है कि क्लोज है। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो खुद ही समझाओगे एरोमेटिक है कि नहीं है, बेंजीन है कि नहीं है, ये भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तो वैसे भी धीमे धीमे आप समझ लोगे। बाकी आपको ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, डिग्रीज पता करनी है। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, छोटे छोटे से हैं, आप करके आना नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। और आज का ज्ञान है आपके लिए, बहुत अच्छी लाइन से आप पढ़ लें जरा। अपने पास्ट में की हुई गलतियों को अपने दिमाग में ना रखें और उसकी गिल्ट ना महसूस करें। समय है, बदलता है, आपका भी समय आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो जो भी आपकी पुरानी गलतियां हैं वो आपके लिए सिर्फ एक लेसन है, ऐसा नहीं कि वो आप जीवन भर उसको याद रखें। कह रहे हैं सर ये लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है बेटा, हेडिंग डालो आज का ज्ञान ठीक है। तो जो भी आपसे पिछली बार गलतियां हुई हैं उसको सुधारें और आगे बढ़ें, ठीक है। ज्यादा उसके दिमाग में उसके बारे में ना सोचें, ठीक है। क्लियर एकदम? तो आज का अपना छोटा सा लेक्चर, पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ा छोटा रख रहे हैं, कल से थोड़ा 15-20 मिनट और ज्यादा लेंगे, है ना। तो ये कहानी है। जाते जाते आपको 2-3 लाइनें सुना देते हैं, ठीक है। और ये लाइनें उन सभी बच्चों के लिए हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या जेई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जाते जाते संभाल लेना, हाँ भाई सुनना ध्यान से जरा। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन या डॉक्टर बन या बन कुछ भी, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रहे एक शानदार इंसान बनना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अब अगले लेक्चर में, यानी कि कल, और इसी के आगे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी, ब्रीफ कर दी। डेली मैं आपको बहुत भरपूर और भारी मात्रा में ज्ञान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिमिटेड है, आगे भी हमें पढ़ना है। आज पहला लेक्चर था इसलिए मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और शुरुआत से ही एकदम धुआंधार तरीके से चालू कर देंगे अपना मामला, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। इतना जोरदार स्वागत मेरा पहली बार हुआ है, जो आप लोगों के आज कमेंट मैंने देखे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से एकदम शुक्रिया है आप लोगों का। और अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कल, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।